स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी IQ पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं 66 बीपीएससी में रैंक 367 हासिल करने वाले मिथिलेश कुमार जी। स्वागत करती हूँ मिथिलेश जी आपका स्टडी IQ पर एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस फॉर एसिंग द एग्जामिनेशन। थैंक यू मैडम। मिथिलेश जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि रिजल्ट आया और उसके बाद फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखा, हाउ इज द फीलिंग, थोड़ा सा बताएं। बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट अटेम्प्ट होने के साथ साथ फर्स्ट में ही होली पीडीएफ में नाम आना एक अपने आप को गौरवान्वित करने वाला पल था। बिल्कुल, पहला अटेम्प्ट और पहले अटेम्प्ट में जिसे कहते हैं ना होली पीडीएफ में नाम आना। मिथिलेश जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फिर हम जानेंगे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में अगर दर्शकों को बताएं। मैं अपने बारे में मैडम, सबसे पहले हमारी स्कूलिंग मैं मैट्रिक 2002 में मगड़ा हाई स्कूल बिहार शरीफ से किया था। फिर 2005 में हमने ग्रेजुएशन किया अल्लामा इकबाल कॉलेज बिहार शरीफ से। फिर 2010 में हमने BCA किया, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किसान कॉलेज सोसराय बिहार शरीफ से। और फिर उसके बाद हमने SSC CGL की तैयारी करनी शुरू करी। फिर 2012 बैच में मैं SSC से ग्रेजुएशन लेवल से सिलेक्ट होके 2013 से एज ए टैक्स असिस्टेंट में सिलेक्ट हुआ था। फिर मैसूर में कार्यरत हूँ एज ए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। मिथिलेश जी, आपने जैसे अभी बताया कि आप SSC CGL 2012 आपने क्लियर किया था एंड यू आर करंटली पोस्टेड एज इन मैसूर एज GST एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। BPSC का ख्याल कैसे आया? BPSC का ख्याल मैडम, इससे पहले मैं जैसे जॉब हो गई थी, सारे सेटलमेंट हो गया, ग्रेजुएट लेवल की जॉब थी, फिर शादी हो गई। उसके बाद फिर पढ़ने का तो सोचा नहीं कि चलो सेटल हो गए, अब क्या करना। फिर सडनली एक दिन ख्याल आया कि क्या कर रहे हैं हम, हमारे तो कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, कुछ आगे कुछ करना चाहिए। फिर मैं सोचा जो अपना काम कर रहा था उसमें थोड़ा एक्सपेंशन चाहिए थी, तो मेरे को लगा कि नहीं अभी तैयारी करनी चाहिए। फिर मैंने तो हाँ 16 से शुरू कर लिया। 16 नहीं बोल सकते, 18 और 19, मतलब हाँ 19 से स्टार्ट करा। उसके बाद फिर सिलेबस को देखा पहले, फिर मेरे को लगा कि नहीं कर सकते। फिर फर्स्ट UPSC अटेम्प्ट दिया, तो UPSC फिर सोचा नहीं UPSC में और काम करते हुए नहीं कर सकते, तो स्टेट PCS सही रहेगा। तो फिर स्टेट PCS की तरह रुझान किया। मिथिलेश जी, आपने जैसे बताया कि आप काम कर रहे थे, उसके बाद शादी हो गई, फिर सोचा कि और आगे क्या किया जाए, तब BPSC का ख्याल आया। मिथिलेश जी, कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि सोचते हैं आम जनता कि जब एक बार शादी हो जाती है, आप सेटल हो जाते हैं, तो शायद आप कहीं ना कहीं अलग सपने देखना बंद कर देते हैं। आपने अलग सोच यहाँ पे सभी को बताई है कि कभी भी आप अपना करियर स्विच भी कर सकते हैं और एक्सेल भी कर सकते हैं, जैसे आपने किया। जी, कभी भी कर सकते हैं, एक जुनून होना चाहिए। जुनून जिस दिन भी शुरू हो जाता है आप वो करने के लिए शुरू हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उम्र का कोई वो नहीं है, क्योंकि उम्र का कोई तकाजा नहीं है, आप जब शुरू हो जाए तब से शुरू हो जाती है आपकी जर्नी। मिथिलेश जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि आप कभी भी किसी भी स्टेज में सपना देख सकते हैं और सपना पूरा भी कर सकते हैं। जैसे आपने शादी के बाद एक अलग डिमेंशन में आपने सोचा और आपको BPSC क्रैक करना था, जुनून था और वो किया भी। लेकिन कितना ये मुश्किल था, कितना उतार चढ़ाव भरा था, क्योंकि आप एक जॉब भी कर रहे थे, आपकी शादी भी हो चुकी थी और शादी के बाद कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं। तो सभी को कैसे मैनेज किया और एग्जामिनेशन लिखा, बिकॉज इट टेक्स अ ग्रेट डील टू क्रैक BPSC। हाँ, नहीं आपको बताते चलो, मेरा एक 5 साल का लड़का भी है, 5.5 ईयर उसका हो चुका है। हाँ, उसके बाद भी मतलब बच्चे और पूरी फैमिली को टाइम देते हुए रात का जो टाइम बचता था ऑफिस आवर के बाद, फिर रात में मतलब बच्चे सो जाते थे, फैमिली सो गई, उसके बाद हमारी स्टडी स्टार्ट होती थी। तो उसके बाद मतलब 12 टू 2 o'clock 3 o'clock चलता था कंटिन्यू। मतलब जब लोग सो रहे होते तो हम अपना ख्वाब पूरा करने के चक्कर में मतलब जागते। इस तरह से जुनून करके हमने फैमिली को भी टाइम दिया, ऑफिस में कोई छुट्टी नहीं ली, और उसको मैनेज करते हुए सारा किया।
मिथिलेश जी, आपने भी जैसे मेंशन किया कि जब लोग सो रहे थे तो अपने ख्वाब को पूरा करने पे पूरा जुनून था और शायद इसीलिए हम्म। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा भी है कि सपने वो नहीं जो आप रात को देखें, बट सपने वो जो जी। आपको सोने ना दे। और शायद सोने वही ना दे। सपना था जो आपको सोने नहीं दिया और पहले ही अटेम्प्ट में आपने अपना नाम फाइनल लिस्ट में बनाया। जी। सो मिथिलेश जी, जब आपने बताया कि कभी छुट्टी नहीं ली ऑफिस से और फैमिली को भी प्रॉपर टाइम दिया, कैसे आप मैनेज कर रहे थे और पढ़ भी रहे थे? क्योंकि आपने जैसे बताया कि 12 से 2 आपको था कि अब पढ़ना है, बट कैसे हाँ। मैनेज किया? हाँ, जैसे कि एक ख्वाब देख लिया और उसके बाद उसको पूरा करने के लिए अपने पूरे तन मन से लग गया। उसी कोशिश में फैमिली को टाइम देते हुए और ऑफिस को मैनेज करते हुए रात को जब फैमिली बच्चे सो जाए उसके बाद करना शुरू करा। मतलब 12 से 2, 3, 4 भी बज जाते थे कभी कभी। और अपने और खासकर पीटी के लिए विपिन गोयल सर का, डॉक्टर विपिन गोयल सर जी का जो वीडियो था वो प्रॉपर मैंने देखा, उनको फॉलो किया। उससे काफी एक कॉन्फिडेंस लेवल बुल्टअप हो गया, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का जो स्टाइल है एक यूनिक है और मेरे को काफी पसंद आया। जिस दिन से सर को देखा था वो दिन से उनको फॉलो कर रहा था, तो पीटी में कोई परेशानी होनी नहीं थी। फिर मेंस के टाइम ने हमने अपने टाइम के अनुसार से और हम कितना टाइम दे सकते हैं उसके अनुसार से प्रिपरेशन किया। सबसे पहले सिलेबस को देखा और सिलेबस के अनुसार से अपने आप को उसके अनुसार से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो उसमें हम विद्वान बनना नहीं था मेरे को, बस एग्जाम निकालनी थी। तो सिर्फ सिलेबस फोकस करके स्टडी किया और उस प्रॉपर बुक और पढ़ा, उसके अनुसार से वो हो गया। उसके लिए मेंस के दौरान मैंने अपने डिपार्टमेंट से 33 डेज का छुट्टी भी लिया था, क्योंकि वो सडनली मेंस का डेट अनाउंस हो गया था तो छुट्टी लेनी पड़ी थी। मिथिलेश, आप बता रहे प्रीलिम्स के लिए विपिन गोयल सर के 10,000 एमसीक्यूज आपको बहुत कॉन्फिडेंट बूस्ट अप किया एंड मेंस के लिए सिलेबस को खाली आपने अच्छे से किया। मिथिलेश, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में हैं और ये हिम्मत नहीं जुटा पाते कि कैसे जॉब के साथ प्रिपरेशन करना है। आप शायद उसका जीता जागता एग्जाम्पल हैं कि आप सपने देखिए, जॉब करते करते भी आप एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं, ऑल्दो इट इज टू डिमांडिंग, बट अगर राइट स्ट्रैटेजी हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने कैसे समझा एग्जामिनेशन क्या है, डिमांड क्या है, और जैसे हम बात करें राइट स्ट्रैटेजी और खाली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जैसे आप, सबसे पहले इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, लास्ट प्रीवियस ईयर 10 ईयर का क्वेश्चन देखने के बाद लगा कि नहीं, इसमें से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको एनालाइज किया। उसके बाद उसके रिकॉर्ड अकॉर्डिंग जो हम अपना वो मटेरियल देखा और उसके अनुसार से उसके उसके पीछे लग गए कि मतलब ये जब आ सकता है तो ये चीज आने वाली है, उसमें कुछ नया होने वाला नहीं है। और उसमें जैसे GS1, GS2 और ऑप्शनल वाला पेपर होता है, तो सारी की प्लानिंग अलग तरह से की। उसमें हमारे GS1 में जैसे हिस्ट्री आता है और आर्ट एंड कल्चर एक पर्सनालिटी का क्वेश्चन होता है, उसमें से 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। तो फिक्स एरिया है, मॉडर्न हिस्ट्री से आएगी तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आने हैं। तो उसमें वो आपका एक फिक्स एरिया हो गया, वो चेंज होने वाला नहीं है। और दूसरा पार्ट उसी GS पेपर 1 का सेकंड पार्ट आता है, जो IR सेक्शन का होता है। और रिलेशनशिप, मतलब इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्री का रिलेशनशिप। तो उसके नेबरिंग कंट्री का रिलेशनशिप देख ली और फुल्ली करंट बेस्ड होता है वो क्वेश्चन। तो करंट इवेंट्स में जो प्रतियोगिता दर्पण के जो उसमें फोकस पॉइंट्स आते हैं उसको किया, उससे काफी मदद मिली। फिर एक यूट्यूब पे वीडियो मिल जाते हैं, तो उस पे अपना वो समझ विकसित किया कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं। और फिर DI का पेपर, जो एक 72 नंबर का DI होता है, थर्ड सेक्शन। उसमें आप जैसे अगर SSC से आए तो आपका मैथ अच्छा होता है, DI अच्छी होती है, तो उसमें डेली शार्पनेस के लिए, मतलब जो लास्ट 5 इयर्स का था, उसको हमने 5 टाइम्स कर लिया प्रैक्टिस। तो उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि नहीं, अभी इसमें 72 में 72 मेरे हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। और DI एक ऐसा फैक्टर है जो आपके मार्किंग को बढ़ाता है। आप अगर DI सही करके आते हैं 72 में 72, मतलब अब श्योर है आप होली PDF में आपका नाम आने वाला है। मैं इसको एक नाम दिया हूँ, मतलब जो DI का सेक्शन है, वो आपके जो रिजल्ट का ड्राइवर है। अगर आपका ड्राइवर ठीक रहेगा तो आपकी गाड़ी सही चलेगी। अगर ड्राइवर खराब हो गया तो मतलब आपकी ट्रेन गिरने वाली है, मतलब आप होली PDF से बाहर होने वाले हैं। और पार्ट, मतलब GS2 की बात की जाए, उसमें भी एक स्टैटिक पार्ट है, पॉलिटी। अब पॉलिटी राज्य व्यवस्था जिसमें बोलते हैं, उसमें पॉलिटी में भी फिक्स है। उसमें पॉलिटी का आप अगर सेक्शन कर लिए सारा एक बार, तो अगर उसमें लक्ष्मीकांत का हेल्प ले लीजिए, सारा हो जाएगा आपका। और सेकंड है आपका जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स।
जो कि करंट बेस्ड भी आते हैं, और ज्योग्राफी तो करंट बेस्ड रिलेटेड आते हैं, जैसे मानसून हो गया, और मतलब उसमें से पूछ लेते हैं। और साइंस एंड टेक का पार्ट हो गया, साइंस एंड टेक वाला पार्ट भी मतलब करंट बेस्ड ही होता है। मेरा ऑप्शनल जैसा कि ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी के लिए हमने वो सिलेबस को देखा, सिलेबस के अनुसार से मेरे को 6 क्वेश्चन उसमें से लिखने थे। टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 6 लिखने थे। तो 6 के लिए हमने 3 क्वेश्चन के लिए टारगेट किया फिजिकल ज्योग्राफी को। फिजिकल ज्योग्राफी के सारे जो मतलब सिलेबस थे, सिलेबस के अनुसार से हमने उसका शॉर्ट नोट साइनॉप्सिस बना लिया। और सेकंड थर्ड मतलब 3 क्वेश्चन के लिए 6 में 3 जो सेकंड पार्ट बी का होता है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी का कर लिया और बिहार ज्योग्राफी का कर लिया। उसमें से आपका टोटल नहीं करा, इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल पार्ट करा और बिहार ज्योग्राफी का फुल करके रखा था। तो उसमें से 3 क्वेश्चन हम कॉन्फिडेंट है कि आएगा तो हम लिख लेंगे। इस 3-3 करके 6 क्वेश्चन हमने अपना स्ट्रेटजी बना ली और उसके अनुसार से हम करके आ गए। सो मिथिलेश जी, ये तो आपने पूरी स्ट्रैटेजी बता दी, लेकिन एग्जामिनेशन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है? पहला अटेम्प्ट था और एक हाँ पेपर को भी अटेम्प्ट करने की कला होती है, तो अगर प्रीलिम्स और मेंस के बारे में आप हाँ, बताएं। जैसे मैं फर्स्ट था तो सबसे पहले तो मेंस तो लिखने की, पीटी के बारे में बताता हूँ। पीटी जैसे इससे पहले भी पीटी नहीं रुकता था, मतलब पीटी बैठेंगे तो निकल जाएगा, कोई इशू नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिस इतना हो गई थी विपिन सर का वीडियो देख देख के कि मतलब पीटी नहीं रुकने वाला था। तो उसके लिए श्योर शॉट था, पीटी देने के बाद ही मैं श्योर था कि मेरा हो जाएगा। उसके नेक्स्ट डे से मैं स्टार्ट कर लिया अपना ऑप्शनल पेपर तैयार करना। तो ऑप्शनल पेपर का सारा जो सिलेबस के अनुसार से हमने नोट्स बना लिए, और फिर जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा पीटी हो चुका था। तो फिर मैंने GS1 और GS2 के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। उसके बाद कंटिन्यू वो चल रहा था, बाकी रिवीजन इधर ज्योग्राफी की चल रही थी। और मेंस में सबसे बड़ा काम होता है आंसर राइटिंग लिखने की। तो आंसर राइटिंग के लिए हमने खूब प्रैक्टिस किया था। करीब अगर GS1 के मान ले तो 30 सेट हमने बनाए टोटल, मतलब, और GS2 के 30 सेट बनाए थे। और ऑप्शनल के हमने 12 सेट टोटल सेट मारे। टेलीग्राम पे ग्रुप ग्रुप चल मतलब लोग चलाते हैं, उधर हमने सेट प्रैक्टिस करे थे। एक दो इंस्टीट्यूशन का लेकर रखा था, उसके यहाँ उनके यहाँ हमने सेट प्रैक्टिस किया था। मिथिलेश जी, आपने मेंशन किया कि स्टडी आईक्यू का एक अहम रोल रहा है विपिन सर का। बहुत जी। सारे आजकल यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन हाउ व्हाई डिड यू डिसाइड टू पे फॉर विपिन सर का कोर्स? पीटी में जैसे विपिन सर का जो वीडियो थे देख रहा था, जैसे सपोज आप एक क्वेश्चन ले लीजिए, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो जनरली क्या होता है, सेम क्वेश्चन अगर आ गए तो उसमें 4 ऑप्शन है, तो उसमें आपको एक एक मतलब जिसमें से लगेगा कि नहीं 3 नहीं है, उसमें से एक आप अगर श्योर है तो आप तो कर ले जाएंगे। फिर अगर 2 डॉट हो गया, 50-50 के सिचुएशन बन रहे हैं, तो भी इसमें श्योरिटी नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा। तो उसमें सर क्या करते हैं, 4 का 4 का एक्सप्लेनेशन सेपरेट सेपरेट वे में करते हैं। जैसे क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है कि नहीं इसका ये आंसर होना है और इसका यही आंसर होगा, और उसमें से कंफ्यूजन नहीं रहती। इस वजह से क्या है, मतलब आपको ये एक एक पॉइंट जो है पीटी में आपको नंबर दे के जाता है। और उनका एक एक पीडीएफ से, मतलब एक पीडीएफ था, मतलब उनका, आप जब 66 का मैं पीटी दिया था, तो उसमें उनका एक क्वेश्चन था चंपारण सत्याग्रह को लेके। तो उसमें चंपारण सत्याग्रह के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे उसमें बताए थे, उस एक पीडीएफ से, मतलब एक क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन थे उसमें से 3 क्वेश्चन आए थे। तो मतलब सर का एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में 3 क्वेश्चन आते, तो समझ सकते हैं कि और जो क्वेश्चन करवाते हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आते होंगे। मिथिलेश जी, हमने आपकी स्ट्रैटेजी जानी, अब हम सेशन के एंड में सभी के लिए कुछ फाइनल टिप्स सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, सजेशन में मैडम, सबसे पहले तो अपने आप के ऊपर विश्वास करनी होगी। सबसे बड़ा काम, आपका आधा काम वही हो गया। जैसे आप विश्वास हो गया कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कर लेंगे। थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो आप ना ही अपने आप को 100% दे पाएंगे, ना ही वो 100% रिजल्ट की तरफ जा पाएंगे। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहना, और उसके लिए अपने आप को जी जान से 100% दे के काम करना ही सबसे बड़ा, और निरंतर प्रयास रहना, नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया, परसों फिर कर लेंगे। परसों कभी नहीं आता। अगर टाइम की वैल्यू, आप अगर टाइम को वैल्यू नहीं दे रहे तो टाइम भी आपको वैल्यू नहीं देगा। बस इतना सा ही है, और यही फंडा है। बस निरंतर प्रयासरत रहिए, आपका होगा, और कॉन्फिडेंस रहिए। निरंतर प्रयास करते रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। थैंक यू सो मच मिथिलेश जी, एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं, और पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके आने वाले भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू मैडम, थैंक यू टू स्टडी आई की पूरी टीम। स्टडी IQ IAS
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।